हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। स्टूडेंट 12th क्लास के इकोनॉमिक सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं, अर्थशास्त्र की, जिसका चैप्टर नंबर 13 बाजार संतुलन मार्केट इक्विलिब्रियम चल रहा है हमारा। तो देखिए बच्चों, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं संतुलन की। संतुलन का मतलब संतुलन का ही दूसरा नाम होता है साम्य। तो हम बात करें कि संतुलन या साम्य से आशय क्या है। तो साम्य शब्द जो है वो लैटिन भाषा के एक्विलिब्रियम, ये क्या है बच्चों आगे ए, जो इक्विलिब्रियम होता है हमारी भाषा में, इक्विलिब्रियम होता है हमारी भाषा में, लैटिन भाषा में उसे क्या था, एक्विलिब्रियम, ए और लग जाता है आगे, एक्विलिब्रियम शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है समान तुलन। तुलना करने पर कितना आए, समान आए, वो होता है एक्विलिब्रियम लैटिन भाषा में। और हमारे यहाँ पर उसे क्या बोला जाता है, इक्विलिब्रियम। ठीक है। प्रोफेसर जेके मेहता ने इसकी परिभाषा भी दी। संतुलन का अर्थ है विश्राम की ऐसी स्थिति विश्राम की ऐसी स्थिति जिसकी विशेषता है परिवर्तन का अभाव। परिवर्तन का क्या होगा, वहाँ पे अभाव होगा, कमी होगी, यानी कि जहाँ परिवर्तन नहीं होगा, बराबर होंगे एक पॉइंट पर, परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है। चलिए, ये तो अभी तक बातें थी संतुलन की कि संतुलन क्या होता है। अब हम बात करते हैं बच्चों बाजार संतुलन की, कि बाजार संतुलन क्या होता है। तो देखिए, बाजार संतुलन की बात करें तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, विशेष करके आगे बातें आएंगी भी ये। मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई का। ठीक है, मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई का आपको विशेष ध्यान रखना है। बाजार संतुलन में टोटल बातें यही चलेंगी, डिमांड और सप्लाई, जहाँ डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर होंगी, वही मार्केट इक्विलिब्रियम बाजार संतुलन होता है। तो बाजार की वह स्थिति जहाँ बाजार में वस्तु की मांग, बाजार मांग व बाजार पूर्ति बराबर होती है। क्या क्या बराबर होंगी, बाजार मांग और बाजार पूर्ति। यही अभी हमने कहा कि नहीं कहा, बाजार मांग और बाजार पूर्ति बराबर होती हैं, वह बाजार संतुलन कहलाता है। बहुत बहुत आसान सी परिभाषा है। बाजार की वह स्थिति जहाँ बाजार मांग और बाजार पूर्ति दोनों बराबर होते हैं, वह बाजार संतुलन कहलाता है। अब इसके अलावा इसमें कुछ परिभाषा और बनती हैं। वह स्थिति जहाँ अधिमांग एवं अधिपूर्ति, अच्छा इसी परिभाषा को दूसरे तरीके से हम ऐसे भी कह सकते हैं, वह स्थिति जहाँ अधिमांग एवं अधिपूर्ति दोनों शून्य हों तो वह अवस्था बाजार संतुलन कहलाती है। ठीक है। बाजार संतुलन क्या है, जहाँ अधिमांग यानी कि मांग ज़्यादा ना हो और पूर्ति भी ज़्यादा ना हो, दोनों कैसी हों, बराबर हों, ना तो मांग ज़्यादा है और ना ही पूर्ति ज़्यादा है, तो वो कौन सी स्थिति होगी बच्चों, बाजार संतुलन की स्थिति होगी। इसे मूल्य निर्धारण का इसके कुछ अन्य नाम दिए गए हैं। इसे मूल्य निर्धारण का सामान्य सिद्धांत या मूल्य निर्धारण का मांग एवं पूर्ति सिद्धांत भी कहा जाता है। आगे कहा गया है बाजार संतुलन के कुछ पक्ष होते हैं। तो बाजार संतुलन के निम्न दो पक्ष होते हैं, मांग पक्ष और दूसरा आएगा आगे चल के पूर्ति पक्ष। ये दोनों चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है, मांग पक्ष और पूर्ति पक्ष, क्योंकि जो भी आगे इस बाजार संतुलन में सारी चीज़ें आएंगी, उसके लिए ये मांग पक्ष और बाजार पूर्ति पक्ष दोनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इन्हीं से टॉपिक क्लियर हो पाएगा। तो पहले हम मांग पक्ष की बात करते हैं, और हमने पुरानी वीडियो हमारी चेक करके देखोगे आप, तो उसमें मांग की वीडियो है, तो उसमें हमने मांग के बारे में पूरा डिटेल में समझा रखा है, लेकिन फिर थोड़ी सी यहाँ पे और बात करते हैं। तो पहले मांग पक्ष की बात करते हैं, मांग क्या है। तो वस्तु में उपभोक्ताओं की आवश्यकता को संतुष्ट करने का गुण ही उसकी मांग का कारण होता है। हम किसी वस्तु की मांग क्यों करते हैं, तो मांग इसलिए करते हैं क्योंकि उस वस्तु में हमारी आवश्यकता को संतुष्ट करने का गुण होता है। अब एक व्यक्ति है जिसे दूध अच्छा नहीं लगता, अब क्या वो दूध की मांग करेगा, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि उस दूध में हमारी आवश्यकता को संतुष्ट करने का गुण नहीं है, तो वो दूध की मांग नहीं करेगा। तो किसी भी वस्तु की मांग का कारण क्या है, कि उस वस्तु में हमारी आवश्यकता को संतुष्ट करने का गुण होता है। उपभोक्ता वस्तु प्राप्त करने के बदले में मुद्रा के रूप में जो त्याग करता है, वह वस्तु का क्या कहलाएगा, बताइए, आसान सी लाइन है।
वह वस्तु का मूल्य कहलाता है। जो भी हम वस्तु की मांग करते हैं तो मांग के बदले में जो भी हम मुद्रा रूपी भुगतान करते हैं वही वस्तु का मूल्य कहलाता है। और जिस वस्तु की उपयोगिता अधिक होती है उसके लिए बताइए क्या कम पैसे देंगे हम? जिस वस्तु के लिए उपयोगिता अधिक होती है उसके लिए उपभोक्ता अधिक मूल्य देने के लिए तैयार रहता है। अब जैसे एक व्यक्ति है, मान के चलो रेगिस्तान में फंस गया वो, ठीक है, बहुत तेज़ पानी प्यास लगी हुई है उसे। अब कहीं पानी के पाउचों की उसे दुकान मिलती है, तो पहला पानी के पाउच के लिए अगर उस व्यक्ति ने दुकानदार से पूछा भाई पाउच कितने का है, तो उसने कहा कि भाई ये 2000 रुपये का पाउच है, तो क्या वो परचेज नहीं करेगा? कर लेगा। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उपयोगिता बहुत ज़्यादा है उसकी पाउच की, तो उसने पानी का पाउच लिया और पी लिया। अब क्या अगले पाउच के लिए वो 2000 रुपये देने को तैयार होगा? कम देगा, क्योंकि उसे पता है कि भाई मूल्य तो कम है, लेकिन अब उसकी उपयोगिता भी कैसी होगी? पहले के कंपेयर में कम हो गई। फिर जब पेट फुल हो जाएगा तो क्या वो इतने पैसे देगा उसके लिए? क्या कहेगा? भरतपुर में आ जाना, 1 रुपये का एक पाउच मिलता है, ठीक है, यही कहेगा। तो जो भी हम वस्तु के लिए मूल्य देते हैं वो उसकी सीमांत उपयोगिता पर निर्भर करता है। सीमांत उपयोगिता का मतलब हो गया कि हम अतिरिक्त इकाई का उपभोग करेंगे तो उपभोग करने के लिए हम तैयार हैं। अगर हमारा मन है उपभोग करने का तो हम उसके लिए ज़्यादा पैसे देंगे, और अगर मान के चलो मन है ही नहीं अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने का, तो क्या हम उसके लिए पैसे देने के लिए तैयार होंगे? नहीं होंगे। तो इसको बोलते हैं सीमांत उपयोगिता। अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने पर जो उपयोगिता प्राप्त होती है वो सीमांत उपयोगिता होती है। तो उपभोक्ता अधिक मूल्य देने के लिए तैयार रहता है, अतः सीमांत उपयोगिता ही मूल्य की अधिकतम सीमा होती है। इसका ध्यान रखना है विशेष। जो सीमांत उपयोगिता होती है वो ही मूल्य की अधिकतम सीमा होती है, उससे ज़्यादा मूल्य देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। अगर आपकी सीमांत उपयोगिता यानी कि अगली इकाई से उपयोगिता आपकी ज़्यादा है तो आप ज़्यादा मूल्य दोगे, अगली इकाई से उपयोगिता कम है तो आप उसके लिए कम मूल्य देने को तैयार होगे। एक क्रेता जिस मूल्य पर वस्तु की एक निश्चित मात्रा क्रय करने हेतु तैयार हो उसे मांग मूल्य कहा जाता है। जिस मूल्य पर हम वस्तु की मांग करते हैं वही क्या कहलाता है बच्चों? मांग मूल्य कहलाता है। प्रत्येक क्रेता की एक मांग अनुसूची होती है। मांग अनुसूची हमने मांग वाले चैप्टर में खूब डिटेल में बात की थी, आगे आएगा। बाजार के सभी क्रेताओं की मांग अनुसूचियों का योग करने पर बाजार मांग अनुसूची कहलाता है। बाजार में ए बी सी, चलो मैं आपको टेबल ड्रॉ करके ही इसके बारे में समझा देता हूँ। देखिए, तो ये हमने टेबल ड्रॉ की एक, जिसमें वस्तु की कीमतें, उपभोक्ताओं की मांग, ए उपभोक्ता है, बी है और सी है। तीन अलग अलग उपभोक्ता लिए हैं लेकिन एक ही प्रकार की वस्तु के उपभोक्ता हैं, इसका ध्यान रखना है। और फिर लास्ट में बाजार मांग कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए मान के चलते हैं कि यहाँ पे जो वस्तु की मांग की जा रही है इसने जो 5 रुपये मूल्य बढ़ता हुआ जा रहा है। तो अब ये जो वस्तु की मांग करेंगे, जैसे कम वस्तु के मूल्य बढ़ते हैं तो वस्तु की मांग कैसी होगी? कम होगी। 10, 9, 8, 7, 6 और 5, ठीक है। बी उपभोक्ता की बात करें, ये भी वस्तु की मांग कम करेंगे। सी उपभोक्ता की बात करें, तो ये भी तो वस्तु की मांग कम करेंगे। तो वस्तु के मूल्य बढ़ते हैं तो हर एक उपभोक्ता वस्तु की मांग कम करेगा। लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम यहाँ अप्लाई होता है। बाजार मांग की बात करें तो जो जितने भी उस वस्तु के बाजार में उपभोक्ता हैं, अगर इन सबका टोटल कर दें तो वो क्या कहलाती है बच्चों? बाजार मांग। 38, 30, 22, 18, 14, 10।
तो इस तरीके से ये हमारी बाजार मांग हो गई और इसी को हम क्या बोलते हैं, अनुसूची। बाजार में स्थित समस्त क्रेताओं के द्वारा की जा रही मांग का योग दर्शाने वाली तालिका क्या कहलाती है बच्चों, बाजार मांग तालिका कहलाती है। ठीक है, चलिए बाजार मांग वक्र भी बना लेते हैं। देखिए बाजार मांग वक्र किस तरीके से बनेगा। बाजार मांग वक्र में जैसे हमने ओ एक्स एक्सिस लिया और ओ वाई एक्सिस लिया। अब ओ एक्स एक्सिस पर हमने क्वांटिटी शो की बाजार मांग और ओ वाई एक्सिस पर हमने मूल्य प्राइस ये दर्शाए। तो पहले हम प्राइस दर्शा लेते हैं, 5 से 30 हैं। पाँच, 10, 15, 20, 25, 30 और बाजार मांग की बात करते हैं। पाँच, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। तो सबसे पहले जब वस्तु का मूल्य था 5 रुपये तो बाजार मांग थी 38। वस्तु का मूल्य ये रहा 5 रुपये, बाजार मांग कितनी थी 38। 35 और 40 के बीच में से थोड़ा सा आगे। सेकंड कॉम्बिनेशन है मूल्य 10 रुपये, बाजार मांग 30। मूल्य 10 रुपये और बाजार मांग है बच्चों 30, तो 10 के ठीक सामने और 30 के ऊपर रुक जाएंगे, लगभग यहाँ पे पॉइंट आएगा। थर्ड कॉम्बिनेशन मूल्य 15, 22, मूल्य 15 और ये है आपके 22, तो 20 से थोड़ा सा आगे ले लेंगे, 15 के ठीक सामने 22 के ऊपर। 20, 18, मूल्य 20, मांग है 18, 15 और 20 के बीच में। 20 से थोड़ा सा 20 रुपये मूल्य पर 18 ये हो गई। 25 रुपये मूल्य पर 14 मांग, 25 रुपये मूल्य और 14 यानी कि 15 से थोड़ा सा कम पर। और लास्ट में 30, 10, 30 और ये है आपका 10। तो इस तरीके से इन पॉइंटों को हम मिला देंगे। जो ये कॉम्बिनेशन बने इनको मिला कर के जो वक्र बनेगा वो कौन सा वक्र होगा, बाजार मांग वक्र। समझ में आ गया। तो बाजार मांग वाली साइड हमारी कंप्लीट हो गई, ये पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं पूर्ति पक्ष की। तो पूर्ति वाला चैप्टर भी हमारा आया था, उसकी भी सप्लाई वाला जो चैप्टर है पूरी एक वीडियो में ही पूरा चैप्टर कवर है, वो आप उसमें डिटेल में पढ़ लेना। चलिए हम थोड़ी सी और बात करते हैं पूर्ति पक्ष की। एक उत्पादक द्वारा वस्तु का उत्पादन करने में लागत वहन करनी होती है। इस लागत की पूर्ति के लिए उत्पादक वस्तु के क्या प्राप्त करता है, वस्तु को बेच करके मूल्य प्राप्त करता है ताकि लागत को पूरा किया जा सके और थोड़ा बहुत अपना लाभ भी कमाया जा सके। एक उत्पादक अपनी वस्तु का मूल्य अल्पकाल में मार्जिनल कॉस्ट से कम नहीं कर सकता है। बिल्कुल सही कहा भाई। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या है, कॉस्ट वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था, एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने में लागत क्या आई, अब उस लागत के बराबर तो मूल्य रखना पड़ेगा कम से कम अल्पकाल में। अगर वो अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने में जो लागत आ रही है अगर वही रिकवर नहीं होगी तो फायदा क्या है उत्पादन करने का। तो एक उत्पादक अपनी वस्तु का मूल्य अल्पकाल में मार्जिनल कॉस्ट से कम नहीं कर सकता है, जबकि दीर्घ काल में मूल्य उसका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर तो होना ही चाहिए। अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से कम पहुंचा तो वो शट डाउन पॉइंट कहलाता है, यानी कि उत्पादन बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये मैंने अंडरलाइन कर रखा है, ये चीज़ें यहाँ पे याद करने की हैं। शॉर्ट रन में मार्जिनल कॉस्ट के बराबर अमाउंट रिकवर होनी चाहिए और लॉन्ग रन में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट रिकवर होनी चाहिए। बाजार के समस्त व्यक्तिगत उत्पादकों की पूर्ति अनुसूचियों का योग करने पर बाजार की पूर्ति अनुसूची तालिका बनती है, प्राप्त होती है।
तो बच्चों पूर्ति वाले चैप्टर में भी हमने पूर्ति तालिका कंप्लीट की थी। चलो एक बार फिर से और देख लेते हैं कि पूर्ति तालिका किस तरीके से बनेगी। बाजार पूर्ति तालिका, इसमें अलग अलग विक्रेता होंगे और उन विक्रेताओं के द्वारा की जा रही पूर्ति का योग कर दिया जाए तो वो बाजार पूर्ति कहलाएगा। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे कॉलम थोड़े से बनाए हुए हैं। कीमत, उत्पादकों की पूर्ति, एक्स उत्पादक, वाई और जेड तीन उत्पादक हैं और लास्ट में बाजार पूर्ति ज्ञात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मूल्य लिख लेते हैं। कीमत 5, 10, 15, 20, 25 और 30। ठीक है, इसके बाद एक्स उत्पादक, इसकी पूर्ति की बात करते हैं। तो वस्तु के मूल्य बढ़ रहे हैं तो विक्रेता भी वस्तु की पूर्ति बढ़ाता है। लॉ ऑफ सप्लाई, पूर्ति का नियम क्या कहता है? जब वस्तु के मूल्य बढ़ते हैं तो पूर्ति भी बढ़ती है। पूर्ति बढ़ती हुई जा रही है। ऐसे बाई उत्पादक की बात करें, पाँच, 8 और 10। सी उत्पादक यानी कि जेड जो है इसकी बात करें, 1, 3, 5, 7, 10 और इसके अलावा 31, 9, 40, 9, 22। ठीक है, तो जैसे जैसे वस्तु के मूल्य बढ़ रहे हैं समस्त विक्रेताओं की पूर्ति भी यहाँ पे बढ़ती हुई है। बाजार पूर्ति की बात करें तो सभी विक्रेताओं की पूर्ति का टोटल कर देंगे। ये एक ही प्रकार की वस्तु की पूर्ति करता है। ठीक है, अलग अलग नहीं होंगे, नहीं बाजार पूर्ति थोड़ी ना कहलाएगी। 2, 5, 9, 15, 23, 40। ठीक है, ये बाजार पूर्ति हो जाएगी। चलिए मूल्य और बाजार पूर्ति, इसके अनुसार अब पूर्ति का वक्र बना लेते हैं। तो सबसे पहले कीमत लिख लेते हैं 5 से 30 तक। 5, 10, 15, 20, 25, 30। बाजार पूर्ति की बात करें 2 से 40 तक, यानी कि 40, 8 का अंतर ले लें। 8, 16, 24, 32 और 40। चलिए देखते हैं। वस्तु का मूल्य 5 रुपये, बाजार पूर्ति 2। मूल्य 5, बाजार पूर्ति कितनी है? 2। 5 के ठीक सामने कीमत ये है, 5 के ठीक सामने और 2 के ऊपर लगभग यहाँ पे। ठीक है, कीमत 10, बाजार पूर्ति 5। कीमत 10, बाजार पूर्ति कितनी है बच्चों? 5, 8 से पहले। ठीक है ना। 15, 9, 15 और 9 यानी कि 8 से बस थोड़ा सा आगे। 20 और 15, 20 और 15 यानी कि 16 से बस थोड़ा सा पहले। 25 और 23, 25 और 23, 24 से थोड़ा सा पहले, यहाँ पे रुक जाएंगे। 30 और 40, 30 और सबसे लास्ट में है 40, लगभग यहाँ पे आ जाएगा। 30 के ठीक सामने, 40 के ऊपर। और इन लाइनों को मिला दिया, इन पॉइंटों को मिला दिया जाएगा, ये कहलाएगा पूर्ति वक्र। एग्जाम्पल के ऊपर डिपेंड करता है, सीधी लाइन भी हो सकती है, इस तरीके से भी हो सकती है, ओ एक्स एक्सिस की तरफ से जाती हुई, ओ वाई एक्सिस की तरफ से जाती हुई, वो एग्जाम्पल के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी बात थी पूर्ति पक्ष की।
तो मांग पक्ष कंप्लीट और पूर्ति पक्ष भी कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम बात कर लेते हैं मांग एवं पूर्ति का संतुलन, डिमांड एंड सप्लाई इक्विलिब्रियम। यानी कि मांग पक्ष हमने पढ़ लिया, हमने पूर्ति पक्ष पढ़ लिया, अब हम दोनों के आधार पर संतुलन का निर्धारण करेंगे। तो मैंने आपसे स्टार्टिंग में भी कहा था डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, वो होता है मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट। देखिए मांग पक्ष से स्पष्ट हुआ। पहले हम मांग पक्ष की बात करते हैं। जो पहला पॉइंट आया कि वस्तु का उच्चतम मूल्य मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर होता है। मैंने आपको बताया भी था अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने पर जो उपयोगिता होगी अधिकतम उतना ही तो मूल्य दोगे, उससे ज़्यादा थोड़ी ना दोगे। जबकि पूर्ति पक्ष से स्पष्ट हुआ कि वस्तु का निम्नतम मूल्य मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होता है। कम से कम मूल्य कितना होगा कि भाई हमारी अतिरिक्त इकाई बनाने में जो लागत आ रही है कम से कम वो तो रिकवर होनी चाहिए, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होता है। अतः वस्तु का मूल्य इन्हीं दो सीमाओं के मध्य जहां वस्तु की मांग एवं पूर्ति बराबर हो जाएं निर्धारित होता है। ठीक है। क्रेता वस्तु के लिए कम से कम मूल्य चुकाना चाहता है और विक्रेता अधिक से अधिक मूल्य वसूल करना चाहता है। क्रेता क्या चाहेगा? क्रेता चाहेगा कि हमारे जेब में 1 रुपया है और इस समोसे वाले की दुकान पे जितने भी गरम गरम एकदम गरम समोसे रखे हुए हैं 20-50 जो भी अभी तुरंत बना करके तैयार किए हुए पूरे समोसे से 1 रुपये में आ जाएं। क्रेता ये चाहेगा। और विक्रेता क्या चाहेगा कि जैसे ही क्रेता दुकान पर पहुंचता है विक्रेता ये चाहेगा कि क्रेता के लिए सिर्फ 1 समोसा देना पड़े और उसकी पूरी जायदाद अपने नाम हो जाए। ठीक है। कहने का मतलब ये कि क्रेता वस्तु के लिए कम से कम मूल्य देना चाहता है और विक्रेता उस वस्तु के अधिक से अधिक मूल्य वसूल करना चाहता है। अतः जिस बिंदु पर ये दोनों बराबर होते हैं यानी कि मांग इज इक्वल टू पूर्ति होती है, वही साम्य, इस पॉइंट पर जो कीमत होती है वही साम्य कीमत या संतुलन मूल्य कहा जाता है। और इस कीमत पर निर्धारित वस्तु की मात्रा को साम्य मात्रा या संतुलन मात्रा कहा जाता है। ठीक है। तो वही मांग एवं पूर्ति की बातें चल रही थी इसमें भी कि जहाँ दोनों बराबर होते हैं। तो देखिए हमने अभी तक हमने अलग अलग बात की थी। ये बाजार मांग की टेबल आई थी और ये हमारी लास्ट में बाजार पूर्ति की टेबल आई थी, ये वाली। अब इन दोनों से हम एक साथ टेबल बनाएंगे, एक ही टेबल में नोट कर देंगे और फिर दोनों को एक साथ मांग और पूर्ति को हम डायग्राम में शो करेंगे। तो वस्तु की कीमत 5, 10, 15, 20, 25 और 30। एक्स वस्तु की मांग और एक्स वस्तु की पूर्ति। तो एक्स वस्तु की मांग यही तो थी। ठीक है। 38, 30, 22, 18, 14 और 10। और एक्स वस्तु की पूर्ति चेक करो तो पूर्ति की ये वाली टेबल जो थी ये नोट कर लेंगे। बाजार पूर्ति 2, 5, 9, 15, 30, 40। वस्तु के मूल्य बढ़ रहे हैं। अब देखो मांग का नियम कहता है, मांग की बात हो रही है तो मांग का नियम कहता है जब वस्तु के मूल्य बढ़ते हैं तो मांग कम होती है, विपरीत संबंध होता है। पूर्ति का नियम कहता है कि जब वस्तु के मूल्य बढ़ते हैं तो पूर्ति भी बढ़ेगी, समान दिशा में परिवर्तन होता है इसमें पूर्ति के नियम में। अब यहाँ पे इन मांग और पूर्ति को ओ एक्स एक्सिस पर वस्तु की मांग और पूर्ति वो दर्शाएंगे, ओ वाई एक्सिस पर तो वस्तु के मूल्य ही रहेंगे। अब जब हम पहले इसका डायग्राम बनाएंगे फिर इसका बनाएंगे तो देखो दोनों के डायग्राम, मांग का डायग्राम जो बनेगा वो तो लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोप में बनेगा, फ्री हैंड बना रहा हूँ मैं। पूर्ति का जो डायग्राम बनेगा वो लेफ्ट टू राइट अपवर्ड बनेगा, यानी कि ऊपर की ओर जाता हुआ। अब आप कहो कि साहब यहाँ ये किस तरीके से काटे गए, तो देखिए मैं यहाँ टेबल में आपको बता देता हूँ। चेक करो, स्टार्टिंग में पूर्ति कम है, मांग ज़्यादा है, जबकि एंड में पूर्ति ज़्यादा हो गई और मांग कम हो गई। इसका मतलब किसी न किसी पॉइंट पर तो बराबर हुए ही होंगे दोनों, किसी न किसी बीच में एक पॉइंट पर बराबर होते हुए तभी तो ये अपोजिट हो गए। स्टार्टिंग के एंड में अपोजिट हो गए, नहीं हो गए। यहाँ पे चेक करो पूर्ति कम है, मांग ज़्यादा है, जबकि यहाँ पे अब पूर्ति ज़्यादा हो गई और यहाँ पे मांग कम हो गई। ठीक है। तो एक पॉइंट पर जहाँ बराबर होंगे वही कहलाता है बच्चों मार्केट इक्विलिब्रियम, साम्य बिंदु। समझ में आ गया?
अब देखिए साम्य बिंदु में थोड़ा सा आपको और भी समझना है, और वो क्या समझना है तो मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। अच्छा, साम्य बिंदु पर ध्यान रखना है, इधर की ओर चलें तो ये जो कीमत है इस साम्य बिंदु पर, ये कीमत हो गई, ये कहलाएगी बच्चों साम्य कीमत। हमने अभी पढ़ी भी थी, ये डेफिनेशन इसकी लिखी हुई है, ये कहलाती है साम्य कीमत। मैं नोट कर रहा हूँ, आपको याद रहेगा। आपको एग्जाम में ऐसे नोट करके नहीं आना है, अलग से डेफिनेशन नोट करके आनी है। ये साम्य कीमत हो गई, और इधर की ओर चलेंगे तो यहाँ क्वांटिटी है, तो ये कहलाएगी साम्य मात्रा। क्या कहलाएगी? साम्य मात्रा। इस साम्य बिंदु पर जो कीमत होगी वो साम्य कीमत, इस साम्य बिंदु पर जो मात्रा होगी वो साम्य मात्रा। ठीक है। अच्छा जी, अब इस पॉइंट से हम नीचे और इस पॉइंट से ऊपर की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बहुत आसान है, आपको ध्यान से समझना है। चलो मैं दूसरे डायग्राम में समझा दूं आपको, एक दूसरा डायग्राम बना करके, क्योंकि इसमें थोड़ा सा फिर गड़बड़ हो जाएगी। देखिए बच्चों, ओ एक्स बाई मांग और पूर्ति की क्वांटिटी, और यहाँ प्राइस, ये कौन सा कर्व हो गया? डिमांड, और ये सप्लाई। ठीक है, दोनों बराबर होंगे किसी न किसी पॉइंट पर, और ये हो गया हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट। साम्य कीमत, साम्य मात्रा। क्लियर यहाँ तक? चलिए अब हम आगे की बात करते हैं। देखिए मैं दो चीज़ें आपको समझाऊंगा, वो दोनों ध्यान से समझनी है। ये पहली, ये तो आपके अलग बात थी, ये समझ में आएगी इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब इससे नीचे वाला जो पॉइंट होगा, यानी कि अगर वस्तु के मूल्य कम होते हैं, साम्य से कम होते हैं, तो इस कम मूल्य पर क्वांटिटी की तरफ चलेंगे। ये क्वांटिटी की तरफ चल रहे हैं, क्वांटिटी की तरफ चलेंगे तो देखो सप्लाई की क्वांटिटी, पूर्ति की मात्रा तो यहाँ पे हुई, और इसी मूल्य पर मांग की मात्रा यहाँ पे हुई। ध्यान से समझना, इस मूल्य पर अगर हम बात करें, इस मूल्य पर क्वांटिटी की तरफ चलें तो ये सप्लाई का और ये डिमांड का कर्व बना हुआ है। तो इस मूल्य पर डिमांड की मात्रा, सप्लाई की मात्रा तो ये हो गई, और इसी मूल्य पर डिमांड की मात्रा ये हो गई। अब बताइए सप्लाई ज़्यादा है कि डिमांड ज़्यादा है? डिमांड कर्व है ना ये, क्या ज़्यादा है? डिमांड। सप्लाई तो सिर्फ यहीं तक रह गई, पूर्ति तो यहाँ तक रह गई, मांग की मात्रा ज़्यादा है, तो इसको बोलते हैं अधिमांग। बहुत आसान है, तो थोड़ा सा लाइनों को समझना है कैसे बन रही है। इस पॉइंट से ऊपर की बात करें, अब जैसे ये वाला मूल्य, इस मूल्य पर बात करें तो इस मूल्य से मांग की मात्रा की तरफ चलें, मांग और पूर्ति की मात्रा की तरफ। तो देखो लाइनों से कंफ्यूज मत होना, बस ध्यान देना। इस मूल्य पर ये क्या हो गई? मांग की मात्रा। इसके बराबर भी आ सकती है, कम ज़्यादा भी आ सकती है, यहाँ बराबर लगभग आ रही है। तो ये कौन सी हो गई? मांग की मात्रा। मांग वक्र पे है ना ये वाला पॉइंट, तो ये मांग की मात्रा हो गई यहाँ पर। और इसी पॉइंट पर पूर्ति की बात करें, इसी मूल्य पर पूर्ति देखो ये वाली है, इसका मतलब क्या हो गया? पूर्ति ज़्यादा हुई। इस मूल्य पर ये मांग हो गई, मांग वक्र पर ये मांग हो गई, मांग की मात्रा ये आ गई। इसी मूल्य पर पूर्ति की मात्रा, पूर्ति वक्र ये आ गया, यहाँ तक पूर्ति, तो इसका मतलब पूर्ति कैसी हो गई? ज़्यादा हो गई। तो इस पॉइंट से ऊपर क्या बोलेंगे? अधिपूर्ति। ये बात समझानी थी मुझे। इस पॉइंट से नीचे जब आप इस मूल्य पर कहीं भी, इस पॉइंट से नीचे किसी भी मूल्य पर आप चेक करके देख लेना कौन सी स्थिति आएगी? अधिमांग की। इस पॉइंट से ऊपर कौन सी स्थिति आएगी? अधिपूर्ति की। ठीक है बच्चों, चलिए वापस डायग्राम पे आते हैं अपने पे। तो मैंने आपको वहाँ अभी डायग्राम में यही समझाया था कि इस साम्य बिंदु से नीचे कौन सी स्थिति होगी? अधिमांग की स्थिति। साम्य बिंदु से ऊपर कौन सी स्थिति होगी? अधिपूर्ति की स्थिति। ठीक है, देखो यहाँ लिखा भी है, उपरोक्त रेखा चित्र मैंने यहाँ पे नाम दे दिया P1 और यहाँ पे Q1। तो उपरोक्त रेखा चित्र में E साम्य बिंदु है, ठीक है जी, जहाँ साम्य कीमत कितनी है बच्चों? P1, तथा साम्य मात्रा कितनी है? Q1।
ये मैंने यहाँ पे नोट भी कर दिया था। अब देखिए, अभी जो मैंने समझाया था पूर्ति का आधिक्य और मांग का आधिक्य, ये अधिपूर्ति भी बोल सकते हैं, अधिपूर्ति, और ये पूछ ली जाती है एग्जाम में, बहुत आसान चीज़ है ये, और इसे बोलते हैं अधिमांग। तो चलिए पहले हम बात करते हैं अधिपूर्ति की। जब वस्तु की मांग की तुलना में पूर्ति अधिक हो जाए, अधिपूर्ति शब्द से ही लग रहा है, पूर्ति का आधिक्य या अधिपूर्ति, पूर्ति कैसी होगी इसमें, ज़्यादा होगी। तो जब मांग की तुलना में पूर्ति अधिक हो तो यह पूर्ति का आधिक्य कहलाता है। और उपरोक्त रेखा चित्र में पूर्ति, अधिपूर्ति जो है, अधिपूर्ति वो कहाँ पे होगी, इस साम्य बिंदु से ऊपर होगी। अभी मैंने ये समझा भी दिया था, यहाँ लिखा हुआ भी है, उपरोक्त रेखा चित्र में यह ई बिंदु से ऊपर है। ठीक है, अब हम बात करें मांग के आधिक्य की। तो जब पूर्ति की तुलना में मांग अधिक हो जाए, पूर्ति की तुलना में जब मांग अधिक हो जाए तो यह मांग का आधिक्य कहलाता है। और उपरोक्त रेखा चित्र में यह ई बिंदु से नीचे है, डायग्राम में मैंने आपको समझाया भी था, इस बिंदु से नीचे अधिक क्या है, मांग है। ठीक है, चलिए अब हम धीरे धीरे इस चैप्टर के बड़े क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं जो 2 नंबर 4 नंबर में आते हैं। तो साम्य बिंदु अगर समझ में आ गया है तो अगला टॉपिक समझ में आएगा। अगर साम्य बिंदु नहीं आया है समझ में तो वीडियो को आप वापस रिवाइज करके, वीडियो को आप पीछे करके, फिर आपको ये पहले साम्य बिंदु समझना है, तब ये आगे के टॉपिक समझ में आएंगे, ध्यान रखना। नेक्स्ट हेडिंग है मांग एवं पूर्ति में परिवर्तन का संतुलन पर प्रभाव। अभी हमने मांग और पूर्ति, इससे साम्य बिंदु यानी कि संतुलन बिंदु का निर्धारण किया। अब हम बात करें मांग और पूर्ति में अगर परिवर्तन हो जाए तो इस संतुलन बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इधर की ओर, इधर की ओर, इधर की ओर, इधर की ओर, किधर शिफ्ट होगा। तो स्टेप बाय स्टेप हम बात करते हैं। पहले हम बात करें मांग में परिवर्तन का संतुलन पर प्रभाव, पूर्ति का भी बाद में बात करेंगे। पहले किस में परिवर्तन कर रहे हैं, मांग में। तो मांग में परिवर्तन का संतुलन पर प्रभाव। अब मांग में वृद्धि भी हो सकती है और आगे मांग में कमी भी हो सकती है। तो पहले हम बात कर रहे हैं यदि मांग में वृद्धि हो जाए तो मांग में वृद्धि का क्या प्रभाव होगा, ध्यान से समझते हुए चलना। जब किसी कारणवश उपभोक्ता की आय, स्वभाव, अधिमान आदि कारण ये यानी कि उपभोक्ता की आय बढ़ जाए, स्वभाव में परिवर्तन आ जाए, टेस्ट चेंज हो जाए, उसकी वजह से वस्तु की मांग बढ़ जाए, तब वस्तु की कीमत भी बढ़ जाती है और साम्य बिंदु दाईं ओर शिफ्ट हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि जब वस्तु की मांग बढ़ती है तो वस्तु के मूल्य बढ़ जाते हैं। अब कैसे होता है, चलिए जैसे मान के चलो मैं यहाँ 2 लेबल लेके चल रहा हूँ, ये है सप्लाई और ये है डिमांड। अब सप्लाई मार्केट में जितनी है, डिमांड जितनी है, ये स्थिति चल रही है, पहले बराबर है, इक्विलिब्रियम है। ठीक है, अब क्या हुआ, मार्केट में डिमांड गुड्स की बढ़ गई, मांग बढ़ गई। ध्यान से समझना, बहुत अच्छी चीज़ है। पूरी थ्योरी, बाकी की अब आगे की जितनी भी थ्योरी आएगी सिर्फ इन्हीं कॉन्सेप्ट बेस होगी। अगर ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गए, डायग्राम, थ्योरी सब बहुत आसान है, आसानी से आप लिख सकते हो। हाँ जी, तो ये सप्लाई हो गई, पूर्ति, और ये मांग यानी कि डिमांड हो गई। अब किसी वस्तु की मांग और पूर्ति पहले बराबर हैं, साम्य बिंदु पर हैं। अब वस्तु की मांग बढ़ जाए, यानी कि आप प्रैक्टिकली सोच के चलो, मार्केट है, मार्केट में सप्लायर बैठे हुए हैं, अब कस्टमर बहुत ज़्यादा आ गए, बहुत ज़्यादा कस्टमर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कस्टमर आ रहे हैं, तो वस्तु के मूल्य कैसे हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे, विक्रेता बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे, वस्तु की मांग पहले की तुलना में, सॉरी मूल्य कैसे हो जाएंगे, तो वस्तु के मूल्य पहले की तुलना में बढ़ जाएंगे। ठीक है भाई, जब बहुत ज़्यादा खरीदार आ जाएंगे तो वस्तु के मूल्य जो हैं वो बढ़ जाएंगे। तो देखिए डायग्राम में ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पहले ये साम्य बिंदु हो गया। अब किसी कारण बस जो वस्तु की मांग पहले ये थी, अब बढ़ गई, मांग बढ़ी तो मांग वक्र किधर की ओर शिफ्ट होगा, पहले एक चैप्टर में डिमांड वाले में आप लोग पढ़ चुके हो, दाईं ओर शिफ्ट होता है। तो पहले साम्य बिंदु हमारा ये वाला आ रहा था। अब जैसे ही मांग वक्र दाईं ओर शिफ्ट हुआ तो मांग और पूर्ति अब इस वाले पॉइंट पर ही तो बराबर है। ठीक है, तो अब हमारा नया साम्य बिंदु ये हो गया। और देखो वस्तु की मांग पहले की तुलना में बढ़ी, यानी कि दाईं ओर शिफ्ट किया मांग वक्र। ठीक है,
मांग बढ़ी तो वस्तु के मूल्य भी कैसे हो गए, पहले की तुलना में बढ़ गए, P1 से लेकर के P2 हो गए, मांग भी Q1 से Q2 हो गई। समझ में आ गया। प्रैक्टिकली भी मैंने आपको समझा दिया कि प्रैक्टिकली सोचो, मार्केट में जैसे एक दुकानदार है, अब वहाँ वस्तु की खरीदने वालों की बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, बहुत भीड़ रहती है, तो वो क्या करता है, वस्तु के मूल्य थोड़े से बढ़ा देता है। ठीक है, तो वो यहाँ हुआ है, जब वस्तु की मांग बढ़ी तो वस्तु के मूल्य भी बढ़ जाते हैं। आगे सेकंड है मांग में कमी का प्रभाव। तो जब किसी वस्तु की मांग कम हो जाए, दुकानदार आराम से बैठे हुए हैं, मक्खी को उड़ाते हुए बैठे हुए हैं, ठीक है, अपनी टॉवल से मक्खियों को उड़ा रहे हैं, कोई क्रेता आ ही नहीं रहा है, कोई बायर नहीं आ रहा है मार्केट में वस्तु क्रय करने के लिए, तो विक्रेता क्या कहेगा, चलो भाई 10 रुपये में खरीद ले जाओ, कोई भी दिख गया तो उसी से कहेगा 10 में नहीं 8 में खरीद ले जाओ, 8 में नहीं तो 6 में खरीद ले जाओ, यानी कि वस्तु के मूल्य कैसे हो जाएंगे, कम हो जाएंगे ना। वही दो चीज़ें लेके चलेंगे, सप्लाई डिमांड, दोनों बराबर हैं, इक्वल हैं, बराबर। अब मान के चलो वस्तु की मांग बहुत कम हो गई, वस्तु की मांग कम हो गई, अब सप्लायर जी हैं, ये सेठ जी जो हैं, ये आराम से बैठे हुए हैं दुकान पे, कोई वस्तु क्रय करने नहीं आ रहा, वस्तु सड़ रही है दुकान में रखी हुई, तो इन्होंने कहा कि भाई कोई क्रय करने नहीं आ रहा, डिमांड कम हो गई। एक साइकिल वाला जा रहा है, उससे ये बोल रहे हैं कि भाई साहब आप सामान खरीद ले जाओ 10 रुपये में, 10 रुपये नहीं चलो 8 दे देना, 8 नहीं 6 दे देना, होगा ऐसा नहीं होगा, तो वस्तु के मूल्य उस कंडीशन में कैसे हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। जब किसी कारण बस उपभोक्ता की आय, स्वभाव, अधिमान, इनमें ये कारण है, वस्तु की मांग कम हो जाए, जैसे उपभोक्ता की आय कम होगी तो स्वाभाविक है वस्तु की मांग कम होगी, तब वस्तु की कीमत कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। प्रैक्टिकली सोचो, मार्केट में जब वस्तु की मांग कम होगी, क्रेता नहीं आएंगे, तो वस्तु की कीमत कम हो जाएगी, और साम्य बिंदु किधर की ओर शिफ्ट हो जाएगा, बाईं ओर शिफ्ट हो जाता है, एवं वस्तु के मूल्य कम हो जाते हैं। देखिए इसका भी देख लेते हैं डायग्राम। पहले यहाँ तक आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है, उसके बाद वीडियो को पॉज करके पहले आप साम्य बिंदु वाले, जैसे यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया था, यहाँ पे डायग्राम बनाया था, ऐसे डायग्राम आप बना लेना पहले। हाँ जी, सप्लाई डिमांड, इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया, पहले ये वाली कंडीशन। अब मांग में क्या हुई, कमी हुई, मांग में कमी हुई तो मांग वक्र किधर की ओर शिफ्ट होगा, बाईं ओर, तो हमने मांग वक्र को बाईं ओर शिफ्ट कर दिया। स्टेप बाय स्टेप बनाना है डायग्राम, बहुत आसान है। मांग वक्र बाईं ओर शिफ्ट हो गया। अब मांग और पूर्ति कहाँ बराबर है, इस वाले पॉइंट पर ही तो बराबर है, ठीक है, तो अब मांग वक्र किधर की ओर शिफ्ट हो गया, बाईं ओर शिफ्ट हो गया, तो बाईं ओर शिफ्ट होने की वजह से अब सप्लाई और पूर्ति इस पॉइंट पर बराबर हैं, तो अब ये इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। और देखो मांग कम होने पर वस्तु के मूल्य कम हुए कि नहीं हुए, P1 से P2, Q1 से Q2, और ये E2, इक्विलिब्रियम 1, इक्विलिब्रियम 2, ठीक है। अब हम बात करते हैं पूर्ति में परिवर्तन का संतुलन पर क्या प्रभाव होगा। पूर्ति में परिवर्तन का संतुलन पर प्रभाव, तो अभी तक हम बात कर रहे थे मांग और पूर्ति में, यहाँ तक देखिए, यहाँ तक हम मांग और पूर्ति में जब हम बात कर रहे थे तो हमने पूर्ति में परिवर्तन नहीं किया था, किस में परिवर्तन किया था, मांग में। लेकिन अब हम किस में परिवर्तन करेंगे, पूर्ति में। तो किसी वस्तु की पूर्ति के निम्न कारण, पूर्ति में निम्न कारण से परिवर्तन हो सकता है। अब एक उत्पादक है, ठीक है, हाँ, ये इसके पैर हो गए, ये हाथ हो गए, ठीक है, सारी चीज़ें हो गई, सिर भी हो गया, मुंह भी हो गया, ठीक है, ये उत्पादक है। अब ये वस्तु का उत्पादन कर रहा है, वस्तु का क्या कर रहा है, उत्पादन। अब वस्तु का यहाँ फैक्ट्री में उत्पादन हो रहा है, तो इसकी क्या लागत नहीं आएगी, लागत आएगी। अब मान के चलो लागत कम आए, लागत कम आए तो इसका लाभ बढ़ेगा, लाभ बढ़ेगा तो ये वस्तु की पूर्ति बताइए ज़्यादा करेगा, प्रभावित हुई पूर्ति। नए नए आविष्कार क्यों होते हैं, नए नए आविष्कार, फैक्ट्रियों में नए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए जाते हैं,
नई मशीनरी लगाई जाती है, नए नए इनोवेशन किए जाते हैं, वो आविष्कार किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं? ताकि लागत को कम से कम किया जा सके। जब लागत, नए नए आविष्कार होंगे, लागत कम होगी, लागत कम होगी तो विक्रेता का लाभ बढ़ेगा, और लाभ बढ़ेगा तो विक्रेता वस्तु की पूर्ति पहले की तुलना में बढ़ा देगा। ठीक है। कच्चे माल के नए स्रोत मिलना। अब ये जो उत्पादक उत्पादन कर रहा है, अब इसे कच्चे माल का कहीं एक और स्रोत मिल गया, तो अब कच्चा माल इसके लिए कैसा हो जाएगा बताइए? सस्ता होगा, नहीं होगा? सस्ता हो जाएगा। कच्चा माल जब इसके लिए सस्ता होगा तो उत्पादन करने की लागत कैसी आएगी? कम आएगी। फिर वही लागत कम आएगी तो लाभ बढ़ेगा, लाभ बढ़ेगा तो ये पूर्ति भी बढ़ा देगा। क्योंकि ध्यान रखना, पूर्ति में परिवर्तन है, और इन पॉइंटों में परिवर्तन की बात कर रहे हैं, इससे मूल्य का संबंध नहीं है। तो कच्चे माल के नए स्रोत से भी पूर्ति प्रभावित होती है। सरकारी नीतियों में परिवर्तन, भाई सरकार टैक्स वगैरह लगाती है या अन्य कोई भी बेनिफिट वगैरह भी दे देती है, ठीक है, सब्सिडीज़ वगैरह। तो सरकारी नीतियों में परिवर्तन, अगर सरकार टैक्स बढ़ा दे तो लागत कैसी आएगी? ज़्यादा आएगी। लागत ज़्यादा आएगी उत्पादक की तो लाभ कम हो जाएगा, और लाभ कम होगा तो पूर्ति भी कम हो जाएगी। प्रभावित हुई कि नहीं हुई? तो इन कुछ कारण यहाँ पे लिखे गए, इन कारणों से पूर्ति प्रभावित होती है। अब हम पूर्ति में परिवर्तन की बात करेंगे, प्रभाव, पूर्ति में जो परिवर्तन का प्रभाव है उसकी बात करेंगे। तो पहले हम बात करें पूर्ति में वृद्धि का प्रभाव। जब किसी कारणवश, कारण ऊपर लिखें, जब किसी कारणवश वस्तु की पूर्ति बढ़ जाए, मार्केट में वस्तु की पूर्ति बहुत ज़्यादा हो रही है, जैसे सर्दियों के टाइम पे धनिया, प्रैक्टिकली सोचो, मंडी में हो आप, अब सर्दियों का टाइम है, अब वहाँ वस्तु की पूर्ति यानी कि मार्केट में जो धनिया है उसकी पूर्ति गर्मियों की तुलना में बहुत ज़्यादा हो रही है, नवंबर दिसंबर के महीने में, जनवरी के महीने में। जब पूर्ति बहुत ज़्यादा हो रही है, 5 रुपये किलो धनिया चल रहा है, सस्ता होता है नहीं होता है? तो जब वस्तु की पूर्ति बहुत ही ज़्यादा हो जाए, बढ़ जाए, तो उसके मूल्य कैसे हो जाते हैं बताइए जल्दी से? कम हो जाते हैं। और साम्य बिंदु किधर की ओर शिफ्ट हो जाएगा? दाईं ओर शिफ्ट होगा। वो अभी हम शिफ्ट करके बताएंगे कैसे होगा। एक और सोचो, जैसे अब तरबूज का टाइम चल रहा है, तो अभी सप्लाई मार्केट में ज़्यादा है, प्राइस कम है, लेकिन ऑफ टाइम पे जो किसी किसी दुकान पे मिलते हैं, ठीक है, सर्दियों में तरबूज नॉर्मली लगते नहीं है, तो उस टाइम जो बड़ी बड़ी दुकान है उनमें उन्हीं पे बस तरबूज मिलता है, तो उस समय कैसा होता है? महंगा होता है। आम का सीज़न आया, एप्पल का सीज़न आया, तो जैसे ही सीज़न आया तो पूर्ति कैसी हो जाती है? बढ़ जाती है। मार्केट में पूर्ति बढ़ती है तो मूल्य कैसे हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। और जब ऑफ टाइम होता है, पूर्ति कम होती है, तो मूल्य ज़्यादा रहते हैं। ठीक है ना? तो चलिए अब हम पहले इसमें डिमांड कर्व, इक्विलिब्रियम पॉइंट शो करेंगे, पहला वाला, तभी तो परिवर्तन दर्शाएंगे। पहला वाला इक्विलिब्रियम पॉइंट अगर हमारे पास है नहीं, तो फिर हम नया वाला यानी कि चेंज कैसे शो करेंगे? E1। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं किसमें? पूर्ति में वृद्धि। पूर्ति वक्र ये रहा, पूर्ति में वृद्धि होगी तो पूर्ति वक्र दाईं ओर शिफ्ट होगा, तो हमने पूर्ति वक्र दाईं ओर शिफ्ट कर दिया, दाईं ओर हो गया। ध्यान दो, नया साम्य बिंदु कौन सा? पहला साम्य बिंदु ये रहा। अब नया सप्लाई कर्व पर डिमांड कर्व कहाँ है? इसी पॉइंट पर ही तो है। तो पहले Q1 पूर्ति, अब Q2 पूर्ति बढ़ गई, और इस पर पूर्ति जैसे ही बढ़ी, वस्तु के मूल्य कैसे हो जाएंगे? जल्दी से बोलो, अभी समझाया था। एग्जाम्पल रखो दिमाग में, बहुत आसान है। धनिया का एग्जाम्पल, सर्दियों के टाइम पे धनिया की पूर्ति बढ़ गई, नवंबर दिसंबर के महीने में धनिया बहुत ज़्यादा मार्केट में आ रहा है, पूर्ति बहुत ज़्यादा हो रही है, हर एक रेडी पर धनिया दिखाई देता है लगभग, तो उस समय वस्तु के मूल्य कैसे हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। तो वो यहाँ हुआ है, वस्तु की पूर्ति पहले के कंपेयर में बढ़ी तो मूल्य कैसे हो गए? कम हो गए। ठीक है, सेकंड पॉइंट है इसमें पूर्ति में कमी का प्रभाव। अब पूर्ति में कमी की बात करेंगे। अब पूर्ति में कमी हो जाए तो जैसे मैंने अपोजिट टाइम लिया था, जैसे अभी जैसे सर्दियों के टाइम पे धनिया की बात करें तो वो तो उस टाइम उसके मूल्य कम होते हैं क्योंकि पूर्ति ज़्यादा होती है। अब ऑफ टाइम में, जैसे गर्मियों के टाइम में धनिया की पूर्ति कम होती है, बहुत कम देखने को मिलता है, मतलब सब्जी वाले भी बड़े छुपा छुपा के रखते हैं कि कोई सब्जी के साथ फ्री मांगने नहीं लग जाए। ठीक है, किसी को दिख भी जाए, वो कहते हैं साहब धनिया की 2 पत्ती तो डाल दो, कहता भाई साहब धनिया की 2 पत्ती तो सोने से भी महंगी चल रही हैं। गर्मियों के टाइम पे ऐसा ही होता है। तो 5-10 रुपये का तो 5 रुपये का तो धनिया भी नहीं देते गर्मियों के टाइम पे। तो उस समय क्यों ऐसा होता है?
तो उस समय वस्तु की पूर्ति कैसी हो जाती है? गर्मियों के टाइम पे कम हो जाती है। धनिये की पूर्ति गर्मियों में कम हो जाती है। पूर्ति कम होने की वजह से उसके मूल्य कैसे हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। देखिए, जब किसी वस्तु की पूर्ति घट जाए तब वस्तु के मूल्य बढ़ जाते हैं और साम्य बिंदु बाईं ओर शिफ्ट होगा। चलो देखते हैं अभी साम्य बिंदु की कहानी। तो ये हमारा डिमांड कर्व और ये हमारा सप्लाई कर्व। ये कौन सा पॉइंट हो गया? इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया, E1। अब पूर्ति में कमी हुई। पूर्ति में कमी होने पर पूर्ति वक्र किधर की ओर शिफ्ट करता है? बाईं ओर। ये पूर्ति वक्र हो गया S2। अब देखो, ये पूर्ति वक्र नया वाला और ये डिमांड कर्व, तो साम्य बिंदु यही आएगा। बिल्कुल ऐसे ही बनाने आपको डायग्राम। जब आप बनाओ तो बीच में पहले वाला जो इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाया, पहले वहाँ तक वीडियो को पॉज करके वहाँ तक बना लेना। उसके बाद फिर आगे स्टेप बाय स्टेप, और दो तीन तीन चार चार बार इन पर अपने प्रैक्टिस करना। बहुत आसान है ये डायग्राम। Q1 बनाने में, अभी मैं बना रहा हूँ तो आपको आसान लग रहे होंगे, बहुत आसान है। जब बनाने बैठोगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। 2-3 बार बना लोगे तब नहीं आएगी। और अच्छा है वीडियो को रिवाइज कर करके आप करते रहना प्रैक्टिस। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पर पहला Q1 ये हो गया। अब नए इक्विलिब्रियम पॉइंट यानी कि E2 पर Q2। और देखिए, वस्तु की पूर्ति कम हुई तो वस्तु के मूल्य कैसे हो गए बताइए? P1 से बढ़ करके P2। क्लियर? तो हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया, मांग व पूर्ति में परिवर्तन का संतुलन पर प्रभाव। अब इसका एक लास्ट टॉपिक और बचा हुआ है बच्चों, उसकी और बातचीत कर लेते हैं। बड़ा अच्छा टॉपिक है, एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए। अभी तक हमने मांग में और पूर्ति में अलग अलग परिवर्तन किए थे। अब जादू होगा एक साथ, यानी कि मांग और पूर्ति में अब एक साथ परिवर्तन होगा। तो देखिए, नेक्स्ट हेडिंग है मांग एवं पूर्ति में एक साथ परिवर्तन से साम्य कीमत पर प्रभाव। तो देखिए कैसे पड़ता है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जब मांग में वृद्धि हो। देखिए, अब इसके अलग अलग टॉपिक आएंगे, जिनमें सबसे पहले आया 3 पॉइंट आते हैं इसमें मोस्टली। तो जब मांग में वृद्धि हो किंतु पूर्ति में तुलनात्मक अधिक वृद्धि हो। मांग में, दोनों में वृद्धि हो रही है, लेकिन मांग में जो वृद्धि हो रही है उससे ज़्यादा वृद्धि पूर्ति में हो रही है, तब साम्य बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहले मैं ज़रा, चलो आपको पहले मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा कि इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। मान के चलो ये डिमांड, ये सप्लाई, दोनों बराबर हैं। पहले इक्विलिब्रियम है, मांग में वृद्धि हुई। देखिए ध्यान से देखना, मांग में वृद्धि हुई, कर दी वृद्धि, मांग बढ़ गई वस्तु की, किंतु पूर्ति में तुलनात्मक अधिक वृद्धि हुई। किंतु पूर्ति में ज़्यादा वृद्धि हुई, ये लो साहब, पूर्ति में ज़्यादा वृद्धि हो गई। देखा जाए तो यहाँ जो मांग बढ़ी इतनी, यहाँ तक तो पूर्ति भी बढ़ गई, यहाँ तक तो दोनों बराबर हैं। ओवरऑल रिजल्ट क्या रहा? पूर्ति ज़्यादा हुई है। और जब वस्तु की पूर्ति ज़्यादा हुई है, वही सर्दियों के टाइम पे धनिया, जब पूर्ति ज़्यादा हुई है तो वस्तु के मूल्य कैसे हो जाते हैं इस कंडीशन में? कम। यानी कि जब वस्तु के मूल्य बढ़े लेकिन पूर्ति की मात्रा में मांग की तुलना में ज़्यादा वृद्धि हुई है, तो वस्तु के मूल्य कैसे हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आया भाई? वस्तु की मांग और पूर्ति दोनों यहाँ पे बराबर हैं। अब वस्तु की मांग बढ़ी, पूर्ति में इससे भी ज़्यादा वृद्धि हुई, दोनों में वृद्धि हो रही है, तो इस यहाँ तक तो दोनों बराबर ही हुए ना। मांग जो बढ़ने का इफेक्ट है वो तो पूर्ति ने यहीं तक ख़त्म कर दिया। ओवरऑल रिजल्ट क्या रहा कि पूर्ति में ज़्यादा वृद्धि हुई है, तो पूर्ति बढ़ी है। ओवरऑल रिजल्ट ये रहा है, पूर्ति बढ़ी है। पूर्ति बढ़ी है तो वही हमारे पिछले टॉपिक पर आ जाते हैं। जब पूर्ति बढ़ती है पूर्ति में वृद्धि का प्रभाव, यही आ गया ना भाई। मांग और पूर्ति एक पॉइंट तक तो बराबर ही थे। ठीक है, तो जब पूर्ति बढ़ती है तो देखिए वस्तु के मूल्य कैसे हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। और यहाँ पे भी हम आपको यही बता रहे थे कि जब वस्तु की पूर्ति बढ़ रही है, मांग की तुलना में वस्तु की पूर्ति बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो दोनों को कंपेयर करें तो पूर्ति अधिक बढ़ी है। तो पूर्ति बढ़ने की वजह से सर्दियों के टाइम पे धनिया बढ़ जाता है,
तो बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से, पूर्ति बढ़ने की वजह से उसके मूल्य कैसे होते हैं, कम होते हैं। तो यहाँ पे भी वस्तु के मूल्य कैसे हो गए, कम होते हैं। ठीक है, देखो डायग्राम में भी इफेक्ट यही आएगा। डायग्राम देख लेते हैं, ध्यान से देखना, और डायग्राम में एक एक लाइन पॉज करके आप बनाते हुए चलोगे। तो पहले हम पहला साम्य बिंदु दर्शाएं। चलो इसी से डिमांड और ये सप्लाई। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया पहला वाला, E1 P1 Q1। अब हम बात करें कि वस्तु की मांग में वृद्धि हुई लेकिन थोड़ी। वस्तु की मांग में वृद्धि हुई, दाईं ओर शिफ्ट होता है मांग वक्र, लेकिन थोड़ी वृद्धि हुई। ये लो साहब, थोड़ी सी वृद्धि हुई, तो थोड़ी सा हमने ये राइट साइड शिफ्ट कर दिया। ठीक है, लेकिन पूर्ति में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। पूर्ति में वृद्धि होती है तो पूर्ति वक्र भी दाईं ओर शिफ्ट होगा, लेकिन मांग में थोड़ी सी वृद्धि है तो इतना सा अंतर। पूर्ति में ज़्यादा वृद्धि है तो ज़्यादा अंतर लेना होगा। अंतर दिखाई दे रहा है साहब, मांग में थोड़ी सी वृद्धि, पूर्ति में ज़्यादा। तो मांग में हमने थोड़ी सी वृद्धि की है, लेकिन पूर्ति में देखो ज़्यादा वृद्धि की है। ठीक है, अब चेक करो नया वाला, देखो मैंने इसलिए यहाँ अलग कलर से बनाया है, ये रेड कलर की लाइनें दिख रही होंगी, और ये वाली ब्लू कलर की, नई वाली मांग वक्र नया वाला और पूर्ति वक्र भी नया वाला। अब देखो नए वाले मांग और नए वाले पूर्ति वक्र पे तो साम्य बिंदु आएगा। चेक करो, ये वाला बिंदु ऐसा है जहाँ पे मांग वक्र तो नया है लेकिन पूर्ति वक्र पुराना है। ये बिंदु ऐसा है जहाँ पूर्ति वक्र नया है लेकिन मांग वक्र पुराना है। ये वाला बिंदु ऐसा है जो नया पूर्ति वक्र और नए मांग वक्र पर स्थित है, वही तो अब साम्य बिंदु होगा नए पर, Q2, और इस पर वस्तु के मूल्य अब P2। तो हम यही आपसे कह रहे थे कि वस्तु की मांग में थोड़ी सी वृद्धि, पूर्ति में ज़्यादा वृद्धि हो, उसका इफेक्ट भी मैंने आपको प्रैक्टिकली समझाया था। ठीक है, ओवरऑल रिजल्ट क्या रहा कि पूर्ति में ज़्यादा वृद्धि हुई है। जब पूर्ति में वृद्धि हुई है तो वस्तु के मूल्य कम होते हैं, और वही वस्तु के मूल्य यहाँ पे P1 से P2 हुए। क्लियर? चलो इसमें अब हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। चलो आगे नोट नहीं हो रहा है, मैं अब नोट कर देता हूँ। जब मांग में वृद्धि हो, पहले पॉइंट का बिल्कुल अपोजिट, किंतु पूर्ति में तुलनात्मक, पिछले में तो तुलनात्मक अधिक वृद्धि थी, इसमें तुलनात्मक कम वृद्धि हो। बहुत आसान है, देखते हैं इसे भी। दोनों चीज़ों का ध्यान रखना, जब मांग में वृद्धि हो किंतु पूर्ति में वृद्धि कैसी है, पूर्ति में वृद्धि है लेकिन कम है मांग की तुलना में। ठीक है जी, देखते हैं। डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल, मांग में वृद्धि, ये लो जी मांग में वृद्धि हुई, पूर्ति में कम वृद्धि है, पूर्ति में वृद्धि है लेकिन कम है, ये लो। अब पूर्ति में जो थोड़ी सी वृद्धि हुई तो मांग में वृद्धि का यहाँ तक बराबर हो गई, लेकिन ओवरऑल रिजल्ट देखा जाए तो क्या हुआ भाई, यहाँ तक तो दोनों बराबर ही हो गए। ओवरऑल रिजल्ट क्या रहा, मांग बढ़ गई। और जब किसी वस्तु की मांग बढ़ती है, स्टार्टिंग वाला पॉइंट आ गया, जब किसी वस्तु की मांग बढ़ती है, जब प्रैक्टिकली सोचो, जब किसी मार्केट में किसी वस्तु की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है, तो वस्तु के मूल्य भी बढ़ जाते हैं। मांग में वृद्धि का प्रभाव वस्तु के तब मांग बढ़ जाती है और वस्तु की कीमत भी बढ़ जाती है। यही तो सिचुएशन हो जाएगी। चलिए थ्योरी देख लेते हैं इसमें। जब किसी वस्तु की मांग बढ़ जाए किंतु पूर्ति की तुलना में कम दर से बढ़े, मांग जो है वो पूर्ति की तुलना में कम दर से बढ़े, तब
वस्तु के मूल्य, बताइए जब मांग बढ़ रही है ना, ओवरऑल रिजल्ट तो ये रहा कि मांग ज़्यादा हुई है, तो वस्तु के मूल्य बढ़ जाते हैं। देखिए डायग्राम में भी इसका इफेक्ट। क्वांटिटी, प्राइस, पहले साम्य बिंदु, मैंने आपसे कहा था कि पहले आपको पहले वाला साम्य बिंदु वो ड्रॉ कर लेना है फ्री हैंड। सप्लाई, डिमांड, ये पहला वाला, ठीक है। इक्विलिब्रियम पॉइंट, यहाँ पे आपको रिवाइज करना है वापस। ये साम्य कीमत हो गई, ये बताया था, और ये साम्य, बताइए जल्दी से, ये वाली साम्य मात्रा हो गई, यही बताया था, लिख के भी बताया था वहाँ पे। अब हमें क्या करना है कि दोनों में वृद्धि करनी है, लेकिन पूर्ति में कम, मांग में ज़्यादा। तो पहले हम मांग में ज़्यादा वृद्धि होनी है, तो मांग में वृद्धि होगी, मांग वक्र दाईं ओर शिफ्ट होगा। ये लो जी, हमने मांग वक्र को दाईं ओर शिफ्ट कर दिया D1 से D2। पूर्ति में इसकी तुलना में कम परिवर्तन है, कम वृद्धि है, तो पूर्ति में वृद्धि हो रही है, पूर्ति वक्र भी दाईं ओर शिफ्ट होगा। लेकिन गैप का ध्यान रखना है, पिछले डायग्राम में भी बताया था, मांग में ज़्यादा वृद्धि थी, ठीक है, मांग में ज़्यादा परिवर्तन, पूर्ति में कम वृद्धि, तो पूर्ति में अंतर भी कम है। अब चेक करो नया वाला साम्य बिंदु, भाई नया डिमांड कर्व, नया सप्लाई कर्व, नया साम्य बिंदु, यही तो आएगा। इस साम्य बिंदु पर ये जो है ये वाली कहलाएंगी साम्य मात्रा। और चेक करो वस्तु के मूल्य अब P1 से बढ़ कर के कितने हो गए, P2। तो मैंने यही कहा कि वस्तु के मूल्य कैसे हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, ठीक है। और E1 से E2 साम्य, यहाँ पे भी E2। दोनों पॉइंट समझ में आए? अगर ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए तो तीसरा तो बहुत ही आसान है। तीसरा पॉइंट है, जब मांग में एवं पूर्ति में समान वृद्धि हो, जितनी मांग बढ़ी उतनी पूर्ति बढ़ी। बताइए प्राइस पर इफेक्ट क्या आएगा, फटाफट से सोचो जल्दी से। जब मांग में एवं पूर्ति में समान वृद्धि हुई है तब वस्तु के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मैंने इस तरीके से जो समझाए थे ऐसे थोड़ा सोचने की कोशिश करो। चलिए, हाँ जी, तो कुछ बच्चों ने सही आंसर दिया है। डिमांड सप्लाई, देखिए जब किसी वस्तु की मांग जितनी बढ़ी उतनी ही वस्तु की पूर्ति बढ़ गई। अब बताइए कि अधिमांग या अधिपूर्ति कुछ है? अभी भी दोनों कैसे हैं चेक करो, जैसे यहाँ बराबर थे वैसे ही अभी भी बराबर हैं। तो इसका मतलब वस्तु के मूल्य पर कोई इफेक्ट आएगा क्या? भाई या तो मांग ज़्यादा हो जाए या पूर्ति ज़्यादा हो जाए, तभी तो वस्तु के मूल्य में परिवर्तन आएगा। जब मांग पूर्ति दोनों बढ़े लेकिन दोनों बराबर लेवल में हैं तो वस्तु के मूल्य पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। जब किसी वस्तु की मांग में जितनी वृद्धि हुई है उतनी ही पूर्ति में वृद्धि हो जाए तब वस्तु के मूल्य अपरिवर्तित रहते हैं। देखिए डायग्राम में भी बिल्कुल ये इफेक्ट आएगा, कोई परिवर्तन ही नहीं होगा। पहला वाला साम्य बिंदु बनाएंगे, डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व पहले वाले, और ये हो गया हमारा पहला वाला साम्य बिंदु E1, P1 एंड Q1, ठीक है। अच्छा चलिए, इसके बाद
सप्लाई डिमांड दोनों इक्वल हो गए, P1 और Q1 हो गए, साम्य कीमत और साम्य मात्रा, बार बार रिवाइज करना है ताकि याद हो जाए। अब पूर्ति में वृद्धि हुई, ये लो जी पूर्ति हमने वृद्धि हुई तो दाईं ओर शिफ्ट कर दी। जितना पूर्ति में परिवर्तन हुआ उतना ही किस में होगा, जल्दी से बताओ, उतना ही परिवर्तन किस में होगा, मांग में। थोड़ी सी यहाँ पे ये कम गैप हो गया। तो जितना पूर्ति में परिवर्तन हुआ, जितना पूर्ति में वृद्धि हुई उतनी ही वृद्धि किस में हो गई, मांग में। चेक कीजिए। तो अब नया साम्य बिंदु ये हो गया, ये लो सब। और वस्तु के मूल्य जरा देखना इस साम्य बिंदु पर बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। E2 साम्य बिंदु चेंज हो गया लेकिन वस्तु के मूल्य वही रहेंगे। समझ में आ गया। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, इसे बार बार पॉज करके रिपीट करके इसे आप देखते रहना। ये कॉन्सेप्ट अगर तीनों में समझ में आ जाता है, क्योंकि भाई यहाँ पे क्या होता है, ओवरऑल रिजल्ट लास्ट में कंक्लूजन ये निकलता है कि पूर्ति ज़्यादा है। पूर्ति ज़्यादा है वो हम पहले आपको बता चुके हैं लास्ट पेज पर। इसमें ओवरऑल रिजल्ट क्या रहता है कि मांग ज़्यादा है। मांग ज़्यादा है तो प्राइस पे क्या इफेक्ट होता है, ये भी हम पहले प्रैक्टिस कर चुके हैं। और यहाँ पे दोनों बराबर होते हैं, बराबर होने पर जितना प्राइस पहले चल रहा था वही प्राइस अब चलेगा, जब कोई चेंज ही नहीं है तो। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर नंबर 13 व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो लास्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।